अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, अफगान अमन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा जंग के बजाय सियासी मुज़ाकरात रहा है और पाकिस्तान के इसी मौक़िफ़ की तायीद कुछ ही रोज़ पहले अमेरिका भी कर चुका है। और आज के रोज़ DG ISPR ने भी कहा कि अमेरिका ख्वाहिश कर रहा है कि किसी भी तरह से मुज़ाकरात हो सके। तो मुज़ाकरात की बात तो पहले भी होती रही, लेकिन हमेशा अमेरिका का रवैया रुकावट बनता रहा। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या वाकई अब की बार अमेरिका संजीदा है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एहतसाब के बिला तफरीक अमल और जानिबदारी के इल्ज़ामात का हुआ खात्मा, आजम स्वाति मुस्ताफी हो गए। GIT की रिपोर्ट में तो स्वाति साहब पहले से ही गिल्टी थे और अब इंतजार होगा अदालती फैसले का। लेकिन फिर से सवाल यह है कि आजम स्वाति ने अब इस्तीफा तो दे दिया है, जो जानिबदारी के इल्जामात हुकूमत पर लगते रहे हैं, क्या अब उनका खात्मा भी होगा या फिर ये कोई नया महाज भी शुरू हो सकता है? फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में, जिसमें आज शहबाज शरीफ जेल पहुंच चुके हैं। और दूसरी जानिब हमने देखा कि नाअहल नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं। खुद वो सियासत से फारिग हो चुके हैं, भाई हैं उनके जेल में, लेकिन फिर भी वो पुरुमीद और तैयार दिखाई देते हैं कि उनकी जमात हम वक्त तैयार है इंतखाबात के लिए। तो क्या अवाम की राय बदलने का यकीन है उनको या फिर वो कोई नया महाज खोलना चाहती? पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती हूँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अखूनज़ादा चट्टान साहब, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ हैं। तारिक पीरज़ादा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, भी हमारे साथ हैं। और सदाकत अली अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। तमाम गेस्टों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सदाकत अली अब्बासी साहब से। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप फरमाएगा What Pakistan is thinking actually? यमन के बाद अब अफगानिस्तान के लिए सालिसी का किरदार करने की ऑफर मिल रही है। पाकिस्तान क्या पास्ट एक्सपीरियंस को भूलकर आगे बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मसले में पाकिस्तान का हमेशा कलीदी रोल रहा है और माजी में जब भी इस मसले को हल करने की बात हुई है तो पाकिस्तान के बग़ैर कोई ये मसला हल हो ही नहीं सकता। इसका सारा इसकी अगर आप रिलीजियस टाइज देखें, जोग्राफिकली इसके जो ट्रेड रूट्स हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं उनका ठहरना और हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान का अफ़गानी भाइयों के साथ खड़ा होना, ये एक बात थी। और एक बात यहाँ पे और भी है कि हमारे वज़ीर आज़म एक दौर में इमरान ख़ान साहब कहा करते थे कि तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएँ। तो उस वक़्त जो था वो शायद हमारे बहुत सारे लोग इस बात को समझते भी नहीं थे। और आज अमेरिका जब पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप तालिबान के साथ या बाकी इसके साथ अफ़गानिस्तान में अमन के लिए हमारे मुज़ाकरात करवाएं और हमें अपना पीस प्रोसेस में हमारी हेल्प करें, तो वो बात भी सच साबित होगी। और ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि अफ़गानिस्तान का मसला बहुत ही पेचीदा है, गंभीर है, लेकिन उसके सोल्यूशन की तरफ इंशाअल्लाह कोई मुस्बत कदम इंशाअल्लाह जाने की उम्मीद है। बिल्कुल। और या मकबूल जान साहब, आप फरमाएगा, आपको क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका के साथ बराबरी पर चला जाए? अमेरिका समझ गया है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर खित्ते में अमन जो है वो मुमकिन हो ही नहीं सकता? देखिए, अमेरिका तो बहुत पहले से समझ चुका हुआ था। कल मैंने अपने प्रोग्राम में तालिबान के तर्जमान जो हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को ऑनलाइन लिया था और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मेरे ख्याल है पहली दफ़ा तालिबान का राय जो थी वो दी थी और वो कहते हैं कि हमारा एक मौक़िफ़ है कि हम अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अमेरिकी सॉइल पर जब अमेरिकी पाँव जो तब तक सॉइल पे अफ़गान सॉइल पे मौजूद हैं, हम अमन का मसला आगे हल नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की मदद के बगैर ना कतर के अंदर तालिबान का दफ्तर खुल सकता था, क्योंकि उस वक़्त भी यहाँ से तालिबान के कुछ नुमाइंदे जितने वो गए थे। और अभी जो रूस के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं तो यहाँ से पाकिस्तान से 3 तालिबान रहनुमाओं को रिहा किया गया था और अमेरिका की दरख्वास्त पर उनको रिहा किया गया था, वो वहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद अगला मसला ये है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका बुनियादी तौर 1007 अरब डॉलर जो हैं वो उस जंग में दबो चुका हुआ है। उसके बाद अमेरिका की हालत यह है कि 22 अमेरिकन सिपाही रोज़ाना खुदकुशी कर रहे हैं। 22 वेटरन ऑफ वॉर जो हैं, ये उनकी CNN की फिगर्स हैं।
अमेरिका के यहाँ एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम का हालत यह है को इतनी बुरी हो गई है कि तकरीबन 6.5 से 7 लाख के कई सिपाही जो हैं वो उसके अंदर उनको साइकेट्रिक केयर की ज़रूरत पड़ती है, वो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। $56 अरब उसके ऊपर उनका खर्चा आ रहा है। ये है, और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप का ख़त है उसके अंदर उसने पाकिस्तान को शरीक करते हुए कहा है कि हम दोनों का बड़ा नुकसान हो चुका हुआ है। अमेरिका का जो ज़ल्म खलीलदाद जहाँ पर आया था वो ये एक लेके आया था कि आप जो अप्रैल में जो गवर्नमेंट बन रही है वहाँ पर उसमें तालिबान को हमारे साथ शरीक करवाने में मदद किया जाए। अमेरिका के अपना डिमांड है पाकिस्तान के पास से, और तालिबान जो हैं वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है उनके साथ खड़ा हो वहाँ पर, और मेरी कल सुबह ही थोड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, पाकिस्तान अगर खड़ा हो तो पाकिस्तान हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर सकता है। अब वहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर। एक तो यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि वहाँ से गुज़श्ता 10-11 साल से जो हिंदुस्तान का रोल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था और उसको एक कैफियत दी गई थी, वो कम से कम वहाँ से डिमिनिश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी एट रिस्क आई उसी वक्त है जब वहाँ पर वो उनका अफ़गानिस्तान में जो उनका किरदार हिंदुस्तान का बढ़ा दिया गया है और वहाँ पर वो मौजूद हुआ है और बलूचिस्तान में वहाँ से इंसर्जेंसी हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर सिर्फ मुज़ाकरात की बात तो नहीं होनी, तालिबान भी ये सोच रहे हैं कि आइंदा अगर कैफियत बनती है अफ़गानिस्तान की पोस्ट अमेरिका अफ़गानिस्तान, तो वो कैसा होगा, उसको हम कैसे चला सकेंगे। और अमेरिका भी समझता है कि जब वो वहाँ से निकल जाएगा तो पोस्ट अमेरिका अफ़गानिस्तान कैसा होगा। अगर वह यूँ छोड़ के चले जाते हैं जैसे रूस छोड़ के चला गया था, तो वहाँ एक ऐसी कैफियत बनी थी कि फिर पूरी दुनिया के अंदर वहाँ से जहाज़ी जो है ट्रेन होकर निकलने लगे थे। और तालिबान भी समझते हैं कि जब रूस छोड़ के चला गया था तो फसाद वाले लड़ रहे थे, तो 96 में तालिबान को मूवमेंट चला के उसको फतह करके उसको दोबारा अमन कायम करना पड़ेगा। पाकिस्तान का बहुत कलीदी रोल बन चुका हुआ है और पाकिस्तान को है डायरेक्ट मौक़िफ़ है तालिबान का, तो आपसे भी बात करेंगे, इसी पर डिटेल से भी बात करेंगे, आपका टेक भी इस पर लेंगे कि उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, आपसे इस पर भी टेक लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अखुंज़ादा चट्टान साहब से बात करेंगे। अखुंज़ादा चट्टान साहब, आप फरमाएगा, जंग के लिए फोन कॉल और मुज़ाकरात के लिए खत, पाकिस्तान खत का जवाब भी पॉजिटिव देता है और ये यकीन दिलाता है कि हाँ मदद की जाएगी और मुज़ाकरात के लिए सालसी का जो किरदार है वो पाकिस्तान बाखूबी निभाएगा। जो 70,000 हमने जानों का नजराना दिया, कुर्बानी दी किसी और की जंग के लिए, उसे भूल कर आगे बढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं नहीं समझता हूँ जो भी जंग शुरू करते हैं उसको ये इसका अंजाम का पता होता है कि इसका हल जंग नहीं होगा, इसका हल टेबल पे निकलेगा और इसका हल मुज़ाकरात से निकलेगा। और अमेरिका और तालिबान के दरमियान ऑलरेडी मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन तालिबान का वही डिमांड है कि पहले अमेरिका निकले तो फिर हम फायरबंदी करेंगे। जब तक अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद है हम ये नहीं करेंगे। आज अमेरिका ये आज नहीं, ये इसका पुराना मुतालबा है कि वो चाहते हैं कि सेपरीकी मुज़ाकरात हो, जिसमें अमेरिका भी हो, जिसमें अफगान हुकूमत भी हो और जिसमें तालिबान भी हो। लेकिन तालिबान अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे राज़ी नहीं है और जिस तरीके से हमसे लोग तवक्को करते हैं या हमारे कुछ दोस्त दावे करते हैं कि वहाँ बग़ैर हमारे अमन नहीं आ सकते और हमारे बग़ैर वहाँ पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब हमारे तालिबान पे इतनी भी असर रसूख नहीं है जितना कुछ लोग दावा कर रहे हैं और जितना अमेरिका या कुछ लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं कि ये काम आप लोग करें। आज तालिबान की, क्योंकि मैं तो बॉर्डर पे रहता हूँ, मेरा तो घर बाजोड़ में है, ये सारा जंग जो कुछ हुआ और अभी तक जो कुछ हो रहा है ये हमारा मुतालिया नहीं है, ये मदीहा हमारा मुशाहिदा है, ये सब कुछ हम अपने आंखों से देखते हैं। जो तालिबान का वो फोर्सेस है, जो लड़ने वाला फोर्सेस है, जो हेलमंद में है, वो मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत के साथ किसी भी तरीके से मुज़ाकरात पे राज़ी नहीं है। रह गया अमेरिका के साथ ताल्लुकात, तो अमेरिका के साथ हमारी इस तरह के कभी ताल्लुकात नहीं रहे हैं। जब हमारा ज़रूरत पड़ जाता है तो हम जाके उसके पाँव पकड़ते हैं, जब इनकी ज़रूरत आ जाती है हमारे पाँव पकड़ते हैं। हमने 9 महीने इसके कानवाई पे पाबंदी भी लगाई थी, हमने शमसियर बेस को भी 24 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दिया था। तो हकीकत तो ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान का ज़रूरत है, इसी तरह पाकिस्तान को भी अमेरिका का
जरूरत है। और अफगानिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तभी तो अमन का रास्ता बहाल होगा। बिल्कुल आपका टेक आ गया। तारिक मीर्जादा साहब, आप फरमाएगा कि एक जानिब मुज़ाकरात करना तालिबान भी चाहते हैं और दूसरा उनकी शर्त ये भी है कि पहले अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो यहां से उनका इनखला मुमकिन हो सके। अगर यही शर्त बरकरार रही, आप क्या फ्यूचर में देख रहे हैं? क्या अमेरिकन फोर्सेस वापस चली जाएंगी? नहीं, वो इस तरह 2 और 2 4 की तरह नहीं है कि अमरीकी फ़ौजें निकलें तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, अमरीकी फ़ौजें चली जाएं तो मुज़ाकरात किस चीज़ के रह जाते हैं पीछे। ये बात नहीं तालिबान कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि जो आने वाली हुकूमत है काबुल की, उसके अंदर हमारा हिस्सा है और वो हिस्सा गालिब हिस्सा है। ये बात समझने की है। ये पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं पता कि किस तरह लोग तज्जिया करने की कोशिश करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो उसे क्या कहते हैं, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, इसके 2 हिस्से हैं। एक तो वो तालिबान अफगान, या एक बात मैं ज़रा वजाहत कर दूं, हमारे यहाँ तालिबान से मुराद ये पाकिस्तानी तालिबान भी कुछ लोग ले लेते हैं। नहीं, हम सिर्फ अफगान तालिबान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो अफगानिस्तान के शहरी हैं, जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो वहाँ पर हुकूमत बनाना चाहते हैं, जो अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं या आइंदा भी करेंगे। तो हमारा जो ताल्लुक है वो 2 तरह से है। एक तो वो जिनके साथ, जिन पर हमारा, उन ग्रोहों का, तालिबान के वो ग्रोह जिन पर हमारा असर और रसूख किसी शक्ल में है, और दूसरे वो जिन पर हमारा असर और रसूख तो नहीं है, लेकिन हम एक हमसाया मुल्क और एक तवील तारीखी ताल्लुक की वजह से उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनको अपने मुस्तकबिल का तजिया करके उनसे दलाइल के साथ बात कर सकते हैं। ये भी अमरीकी पोजीशन का एक हिस्सा है। लिहाजा यही वजह है कि पहली दफ़ा जो अमेरिका का बयान आया है इस दफ़ा, जो डेविड मैकेंजी ने जो उसे क्या कहते हैं कांग्रेस को कल या परसों उसे क्या कहते हैं उसके सामने पेश हुआ है, उसमें उसने कहा है, ये लफ्ज़ हैं कि पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि वो तालिबान को पाकिस्तान में पनाह न दे। यानी वो जो दहशत गर्दों को पनाह देने वाला और दहशत गर्दी के ठिकाने वाला इल्ज़ाम था, यहाँ पर कायम किए जाने का इल्ज़ाम था, वो तब्दील हो चुकी है राय। अब तीसरी बात देखें, लोग ट्रंप को समझने का है तो बड़ा मुश्किल, दुनिया में नाकाबिले एतबार कोई भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक एतबार की बात यह है कि किसी भी वक्त वो अपनी पोजीशन भी बदल सकता है। चुनांचे वो जो 6 महीने की रिपोर्ट जो ट्रंप के आने के बाद पेंटागन ने तैयार की थी, 6 महीने गौर व गौस के बाद, उसमें मुज़ाकरात की बात शामिल थी, लेकिन वो दबाव डालते रहे हम पर कि शायद उसके बगैर हम पता नहीं कौन सा मौज़ा यहाँ पर उसे क्या कहते हैं वो हमारी तरफ से हो जाएगा, उनके दबाव के नतीजे में वो तो नहीं हो सका। अब चूंकि मामलात को वो समझ गए हैं तो 2 बातें तय हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान से जाना है। वो जो एक नजरिया यहाँ पाकिस्तान में ये बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका को जाना तो पड़ेगा नहीं अफगानिस्तान से। ठीक है, अब मैं देख लेना चाहूंगा तो एक फिक्रा, सिर्फ एक फिक्रा, जो चीन के गिर्द हिसार वाला नजरिया है वो बोगस तजिया है, बिल्कुल ऐसी कोई चीज न थी न है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अब जाना है, ट्रंप वहां से जाना चाहता है, उसका तरीका निकालना है और पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी भी मदद कर सके हमारे मुफाद में है, इसको इतनी ही मदद करें इसके लिए। ठीक है, पाकिस्तान को सालिसी का किरदार निभाने की अगर ऑफर हो रही तो दूसरी जानिब हम ये भी सुन रहे हैं कि कोलिशन सपोर्ट फंड की भी बात सामने आ रही है। आप फरमाएगा सदाकत अली अब्बासी साहब, इस फंड की मद में तो पाकिस्तान का पहले ही अमेरिका ने पैसा देना है, तो अगर ये फंड की बात आ रही है तो पाकिस्तान को कहीं ट्रैप तो नहीं किया जा रहा, लालच तो नहीं दी जा रही? देखें, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जैसे माजी में रहे, आप सब ने देखा, हम सब ने देखा कि बड़े वन साइडेड थे। और चट्टान साहब कह रहे थे कि जी वो उनको कभी हमारी ज़रूरत है, कभी हमें उनकी ज़रूरत है। मुल्कों के ताल्लुकात इसी बुनियाद पे होते हैं कि आप किसी की ज़रूरत होते हैं, कोई आपकी ज़रूरत होता है, यही दुनिया का दस्तूर भी है। जहाँ तक अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का रोल है, तो वो चाहे अगर वहाँ इनसाइडर हमारा कोई ना भी हो इन्फ्लुएंस, तो हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो दुनिया को मजबूर करती है कि वो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के बगैर कोई ऐसा मामला सुलह का हो नहीं सकता, ना फ़ौजें आ सकती हैं ना जा सकती हैं, और अगर हमारे यहाँ कोई सप्लाई भी बंद कर दी जाए तो उसके लिए उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अब कोलिशन सपोर्ट फंड की बात यह है
कि इस हुकूमत ने शुरू से आके पहले दिन से ही वजीर खारजा ने कहा कि इनफ इज़ इनफ, अब डू मोर की बजाय नो मोर। तो एक स्टैंड रखा, और जिस तरह की आदत है अमेरिका का पाकिस्तान को एक रोब में लाने के बयानात जब उन्होंने दोबारा इस हुकूमत को के सामने देने शुरू किए तो उनका उसी तरह जवाब दिया गया। और उस जवाब का ये असर हुआ कि वो एक जो उनका उनकी एक रोब या दबदबा वो डालते थे हमारी यहाँ की हुकूमतों पे और हमारी यहाँ के जो पाकिस्तानी निज़ाम है इस पे, वो अब उसको काउंटर हुआ। तो आपने देखा कि उन्होंने ख़त भी लिखा और रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से, जो ये लबो लहजा उनका बदला है उसके पीछे गवर्नमेंट का एक स्टैंड है। तो अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोलिशन सपोर्ट फंड का जो उन्होंने पैसा देना है वो भी, और आइंदा अमेरिका को यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी पाकिस्तान का बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए। अगर ये मुआहदे हो भी जाते हैं और राजीनामे हो भी जाते हैं तो अमेरिका को निकलने के लिए भी पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट चाहिए। तो उसमें हमारे उनसे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात अगर स्ट्रेटेजिक बनते तो उसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, और मेरा ख्याल है अमेरिका को भी इसका एहसास हो गया है। तो आने वाले दिनों में हमें लगेगा कि इस मसले का कोई पीसफुल हम ये रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एहतसाब के फरीक अमल और जानिबदारी के इल्जामात का खात्मा, आजम स्वाति का इस्तीफा, इसी पर डिटेल से बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और या मकबूल जान साहब, आप फरमाएगा क्या ये रिवायत ठीक है, इल्जामात लगें, गिल्टी भी साबित हो जाए लेकिन फिर भी आप मुस्ताफी ना हो, लेकिन जब अदालती ट्रायल शुरू होने वाला हो तो आप कहें कि आप इन हालात में काम नहीं कर सकते, आप मुस्ताफी हो जाए और फिर आपको अप्रिशिएट भी किया जाए, ये रिवायत ठीक है? देखें, ये रिवायत पहली दफ़ा ही तो आई है कि आप पे अदालत ने अगर इल्ज़ामात लगे हैं तो आप हट गए हैं, वरना तो होता ये था कि अदालत से आप इल्ज़ामात लगते थे, आप वहाँ से अपना बाकायदा मुल्ज़म डिक्लेयर होते थे और आप विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आते थे। हमारी सियासत की रिवायत तो यही रही है कि बेशक आपको 4 घंटे के लिए भी आपको अदालत ने सज़ा दी है तो आप सियासी हीरो बन के बाहर आए हैं, और ये रिवायत तो पहली दफ़ा आई है। अब तक आपने जितने भी मुल्ज़मान हुए हैं जिनको अदालत ने सज़ा दी है और जो सियासतदान थे वो जुर्म के अंदर गिरफ्तार होकर वापस आए हैं, क्या आज तक कभी किसी ने बाहर आके ये कहा है कि मैं मुजरिम हूं और मैं चले जाना चाहिए? ये तो अच्छी रिवायत है। तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर क्योंकि कोई ऐसा मुझे बताइए ना कि जिसने बाहर आके जुर्म की सजा, बेशक उसको 2 महीने हुई हो या 10 साल हुई हो, और उसने आके विक्ट्री का निशान ना बनाया और फूलों के पत्तियां और हार ना लिए। लेकिन जेआईटी की जो रिपोर्ट थी उसमें तो आजम स्वाति गिल्टी थे ना, एथिकली तो उनको तब रिजाइन कर जाना चाहिए था। तारिक पीरज़ादा साहब, आप फरमाइएगा क्या इमरान खान बिला तफरीक एहतसाब के अमल पैरा हैं? जी देखिए, इमरान से अगर इमरान एहतसाब के अमल पैरा नहीं है, बाबर अवान से मामला देख लें, और जैसे कि ओरिया साहब फरमा रहे थे अभी कि अब ये मामला सवाती साहब तक आया है, लेकिन मैं ज़रा सवाती साहब के मुतालिक, बेशक कि अदालत कुछ भी कह रही है, मेरी अपनी एक राय है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इतने इनसे गलतियां हुई होंगी इस मौजूदा मामले में, और मैं तफसीलात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूं क्योंकि हम लोगों का किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये फजलुर रहमान में के ग्रुप में शामिल थे, उस वक्त हुज्जाज कराम की और उनसे रिश्वतें लेने के मसले पे हामिद काज़मी के साथ जो झड़प हुई थी उसमें इन्होंने अपनी वजारत दे दी थी लेकिन अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे थे। तो इनके पास एक किरदार भी है और लोग, इनकी गलतियां इस मामले में ज़रूर हुई होंगी, मैं मानता हूं, लेकिन वो किरदार भी इनके पीछे है। लिहाजा इनको पाकिस्तान का बहुत किरदार के एतबार से कमज़ोर आदमी नहीं कहना चाहिए। मैं से एक बात कानून बता दूं कि जीआईटी रिपोर्ट जो होती है ये पुलिस की एक रिपोर्ट और एक इल्ज़ाम होता है। जीआईटी रिपोर्ट फैसला नहीं होता। हमारे यहाँ अदालत अब से सबर होगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है तो वो फैसला कर लेगी, नहीं, उसके 3 जो हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लोग होते हैं कि जो जीआईटी है उसके ऊपर हमारे यहाँ, मैं सुबह से सुन रहा हूँ हर तरह से, बल्कि हर जब भी जीआईटी बनती है हम समझते हैं जीआईटी ने फैसला दे दिया, तो वो एक इल्ज़ाम है। फैसला अदालत का ही होता है, अदालत ही बताती है कि मुजरिम कौन है।
ठीक है, GIT फाइंडिंग्स देती है। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप फरमाएगा, आजम स्वाति का इस्तीफा तो आ गया, तो जो हुकूमत पर जानिबदाराना एहतसाब के इल्जामात लग रहे थे, आपको लगता है अब खात्मा हो गया? देखिए मदिया, यही है नया पाकिस्तान। यहाँ पुराने पाकिस्तान में जब हुकूमत किसी की होती है, हमें पता है जो लोग हुकूमत में थे, तो उन पे कभी कोई इल्ज़ाम लगता है तो आप देखते हैं कि रिकॉर्ड जल जाते हैं। आप देखते हैं कि अगर किसी जगह से शराब पकड़ी जाती है तो वो लेबॉरेटरी में से तेल निकलता है। तो यहाँ हुकूमतों ने कानून का मजाक उड़ाया और हमेशा ताकतवर के साथ कानून ने भी उसकी मदद की और कमज़ोर को जेलों में डाला गया। तो आप ये देख लें कि 100 दिनों में हमारे दो बहुत ही अहम, बहुत ही तजर्बाकार वज़ीरों को सिर्फ इस बात पे कि उन पे इल्ज़ाम आया और कोई तफ्तीश का प्रोसेस आगे गया तो उनको एक पार्टी ने या उन्होंने खुद अपने आप को उससे अलग कर लिया और अपने आप को कानून के सामने पेश किया। अब मैं भी ज़ाती तौर पे स्वाति साहब को जानता भी हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मैं उनकी नीयत से वाकिफ़ भी हूँ। गो के जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, मैं उन पे तो नहीं बात कर सकता हो क्या फ़ैसला हुआ है, उनसे गलती हुई है कि नहीं हुई, लेकिन जनरली वो बड़े बासूल आदमी हैं। तो ये एक और मिसाल हमने कायम कर दी है कि अदालत का फ़ैसला तो आएगा, हो सकता है वो बच भी जाए, हो सकता है वो कन्विक्ट हो जाए, लेकिन उससे पहले ही हुकूमत ने उनको डिसऑन कर दिया। एक और भी मिसाल है कि इमरान खान साहब ने जो कल भी बताया कि वो खुद वज़ीर दाखिला है, CDA उनके अंडर है और CDA जाके पहली दफ़ा वज़ीर आज़म के घर को कोई रेगुलराइज करने का और उसको इरेगुलरिटीज़ का वो बयान देते हैं और उनको जुर्माना करते हैं। यही है नया पाकिस्तान, यही है मदीने की रियासत। अब इंशाअल्लाह जो वक्त गुजरेगा आपको ये इदारे मजबूत होते हुए नजर आएंगे और शख्सियात जो है वो इदारों को डोमिनेट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अखुनज़ादा चट्टान साहब, आप फरमाएगा, आपने सुना क्या कहना है सदाकत अली अब्बासी का कि 100 दिनों में 2 तजर्बाकार जो वुज़रा हैं उन पर एलिगेशंस लगे और वो मुस्ताफ़ी हो गए, हुकूमतों ने डिसोन किया, तो बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल सेट की है हुकूमत ने। आप मानते हैं इसको? देखिए मदीहा, ये मसला इतना सीधा साधा नहीं है। अगर इल्ज़ामात की बुनियाद पे ये लोग इस्तीफा लेते हैं तो इल्ज़ामात PTI में सिर्फ स्वाति साहब पे नहीं है, इल्ज़ामात जुल्फ़े बुखारी पे भी हैं, इल्ज़ामात अलीम खान पे भी हैं, इल्ज़ामात परवेज़ खटक पे, मतलब है कि 18 लोग जिसमें चौधरी वगैरह सारे शामिल करके कोई 20-25 लोग ऐसे हैं जो सरकारी ओहदों पे हैं और इन पे नेप के केसेस चल रहे हैं और इन पे कुछ पे रेफरेंसेस भी हैं और कुछ के नाम ICLP भी है और कुछ जो है वो डुअल नेशनलिटी की भी हैं। ये मसला इतना सीधा साधा नहीं है। मसला ये है स्वाति तो जाएगा, जेल जाएगा जब फैसला आएगा। जिस तरह का उरिया मकबूल साहब ने कहा कि अभी अदालत ने फैसला नहीं किया है, अभी तो इल्जाम है, GIT का रिपोर्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। असल में जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब से मीडिया के और प्रेशर को दूसरे तरफ मोड़ने के लिए इनसे इस्तीफा लिया गया। केस क्या था? अब केस के बारे में, केस ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया था कि IG इस्लामाबाद को क्यों ट्रांसफर किया। अब IG इस्लामाबाद को आजम स्वाति साहब ने ट्रांसफर नहीं किया है, IG इस्लामाबाद को ट्रांसफर किया है जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब ने। और क्यों ट्रांसफर किया? इसलिए ट्रांसफर किया कि वो इन गरीबों पे जिस पे स्वाति साहब ने जुल्म किया था, जिसके खवातीन को, वो मेरे इलाके बाजोड़ के रहने वाले थे, इसके उसको बेदखल करके इसके जमीनों पे कब्जा करने के लिए इस पे नाजायज केसेस बनाई, फिर इसके खवातीन को थाने में बंद कर दी, फिर इसके खवातीन और इसके मर्दों को जेल भेज दिया और छोटे छोटे बच्चे घरों में रह गए। ये इस जुर्म में IG इस्लामाबाद इन लोगों पे पर्चे नहीं काट रहे थे, उनको जेल नहीं भेज रहे थे। तो आजम स्वाति साहब ने शिकायत लगाई जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब को कि इस केस में मेरे साथ IG ताउन नहीं कर रहा है, तो जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब ने IG को हटा दिया। तो ये मसला अगर ये केस चलता है और इनसे नहीं पूछा जाता है तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं कबाइली आदमी हूँ, अभी तक मुल्क के आला अदालतों में मुझे अपील का हक भी नहीं है, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि फिर ये इंसाफ नहीं है। इन चीज़ों का PTI को पता है, इनसे इस बुनियाद पे, नया पाकिस्तान की बुनियाद पे नहीं लिया है। अगर नया पाकिस्तान की बुनियाद पे लेना है तो फिर जुबैदा जलाल से भी ले लो, फिर चौधरी साहिबान से भी ले लो इस्तीफा,
फिर जुल्फी बुखारी से भी ले लो, परवेज खटक से भी ले लो। आपका कहना है कि इंसाफ के पैरामीटर जो है वो हर किसी के लिहाज से मुख्तलिफ है, ठीक है। और या मकबूल जान साहब, आप फरमाएगा कि आपको क्या लगता है कि आप पीटीआई फिर अलीम खान और जुल्फी बुखारी के खिलाफ भी मुकदमात शुरू करेगी और फिर उनका भी ऐसे फ्री फेयर ट्रायल होगा? देखें, अगर तो उनके बारे में रेफरेंस कंप्लीट होकर आ जाता तो फिर तो ले लेना चाहिए। असल मसला होता है जब हम गिनना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि जिस बंदे के बारे में एक एफआईआर भी दर्ज हो जाए उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या निकल जाना चाहिए। पाकिस्तान में और बाकी दुनिया के मामलात में एफआईआर जो है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या किसी किस्म की कोई इत्तला जो है वो किसी के जुर्म को साबित नहीं करती, ना साबित कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द एफआईआर जो हैं वो जिसे कहते हैं बस लिखाए दी जाती हैं एक इत्तला के तौर पर। अलीम खान हैं या और दूसरे, जाहिर बात है अगर तो उनका रेफरेंस नाफिज या चौधरी परवेज या जितने लोग जिनका नाम लिया जाता है, तो अब जो रीत पड़ी है इस रीत के तहत तो फिर वो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब रिवाज अच्छा पड़ गया है। ये अच्छी बात है कि ये रिवाज ठीक पड़ा है। इससे पहले ये रिवाज मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो सजा अदालतें दे देती थी और बाहर जो है वो पार्टी के कारकुनान हजारों की तादाद में फूलों की पत्तियों के साथ उन मुजरिमों का इस्तेमाल किया करते थे। ये बड़ी तकलीफ दे रवायत है पाकिस्तान के अंदर। इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए कि अब अगर कोई मुल्ज़म अदालत से सज़ा लेता है, अगर वो आत्मसवाब कर लेते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ को वहाँ पता चलेगा कि क्या उनका फूल की पत्तियों से इस्तेमाल करती है या नहीं करती है। क्योंकि अभी तक हमने मुल्ज़म और मुजरम में कोई फ़र्क नहीं रखा जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है। ठीक, तारिक पीरजादा साहब, आप फरमाएगा ये जो इतलात हैं कि ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, ऑपोजिशन का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसीलिए मुस्ताफी हुए आजम स्वाति, आपको क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल इसका अपोजिशन से इतना ताल्लुक है। ये तो अदालत ने इस मामले को एक ख़ास उस क्या कहते तवज्जो के साथ देख रही है और उस अदालत के तबसरों, अदालत के इस मामले पर तवज्जो देने, अखबारात के अंदर उनकी सुर्खियाँ बनने और उसके बाद चूँकि मामले में कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई तो उसके नतीजे में ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। वरना जाहिर है कि शर्जील मेमन के उसे क्या कहते हैं कमरे से चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद शराब की बोतल देखी थी, जो वहाँ से तो किसी ने कोई कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ नहीं की और जितनी दफ़ा भी जेल में भेजा उनको बड़े आला दर्जे के मकामात नसीब हुए। तो ये तो वाकई पीटीआई ने एक अजीब मिसाल कायम कर दी है। अच्छा, इसके ख़तरनाक नताइज हैं कि दूसरी पार्टियों के लिए, क्योंकि हमेशा तो पीटीआई की हुकूमत नहीं रहेगी, तो खूनज़दा चट्टान जो मेरे दोस्त हैं उनकी पार्टी के बहुत से लोगों का मुस्तकबिल तारीख है। और मैं एक बात आपको बताऊं जरा, पूछिए कि आईजीपी को किसने हटाया था, सवाती ने हटाया था या इमरान नियाजी ने हटाया था? जी आप जवाब दें। मैं उसका जवाब देता हूं। ये भी इल्जाम ही है, ये भी इल्जाम है, क्योंकि जो अखबारात में रिपोर्ट आई हुई है उसको निकालने के लिए पहले से उसे क्या कहते हैं एक मामलात चल रहे थे। अचानक ये मामला दरमियान में आ गया और आप लोगों ने तमाम का तमाम नाता जो है इस बात का उसके निकाले जाने से जोड़ दिया था। ये इतनी सादा बात नहीं है अखुनज़ादा साहब, वैसे मैं आपका बहुत पीरज़ादा साहब, बुरी बात ये नहीं है हर एक का एक पार्टी के साथ वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर दाखिला भी है और ये आईजी को तब्दील करना, बुराई भी आपको अच्छाई लगी, लेकिन ज्यादा ये है कि आप एक तज्जियाकार की बुनियाद पे बैठ के फिर एक पार्टी को आप डिपेंड करते हैं एक तज्जियाकार की हैसियत से, ये फिर गलत है। क्योंकि अगर आपका किसी पार्टी के साथ सिंपैथी मैं तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप आ जाते हैं तज्जियाकार की बुनियाद पे, तो फिर आप तज्जियाकार बन के और इंसाफ के बात करो, इस पे वो पार्टी पे असर नहीं पड़ेगा। आपके अपनी शख्सियत मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, हम अक्सर टॉक शोज पे आ जाते हैं, आप बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन ये आपकी कमजोरी है कि आपका या तो कह दो कि मेरे साथ लिखो पीटीआई नुमाइंदा पीटीआई, या तज्जियाकार बन के तज्जिया करो, क्योंकि ऐसा सच बोलना छोड़ दें, सच बोलना छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं। अच्छा मुझे आप बताएं अखुनज़ादा साहब, एक सवाल है, डेफिनेटली वो उसी पर ही तज्जिया करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, जरा सा आपकी जैसे एक सवाल अच्छी डाल दी है, एक के बाद दूसरा वजीर, जरा सा मदिया एक सवाल, एक छोटा सा, जी जी एक लाइन का सवाल है, जी एक लाइन, पता वो क्या है? एक बात तो है ना कि बाबर रहमान ने जो कुछ किया, आजम सवाती ने जो कुछ किया, वो ओहदे पर नहीं है, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम पाकिस्तान 1.5 साल तक अदालती अहकामात के पर्चे उड़ाता रहा, कानून को तोड़ता रहा,
उसने जरदारी साहब के साथ वफादारी निभाने के लिए आइन का जनाजा निकाल दिया। अदालत ने जब तक जिस तरह की नवाज शरीफ को बचाने के लिए सबको उम्मीद है कि वो इसी तरह से चलता रहेगा। रशीद साहब की कुर्बानी दी गई थी, इसी तरह आजम खान की कुर्बानी दी गई ताकि ये केस डाइवर्ट हो जाए दूसरी तरफ। अखुनज़ादा साहब, मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से उनका टेक चाह रही हूं, उसके बाद मैं वापस आपकी तरफ आती हूं। सदाकत अली साहब, आप फरमाएगा कि बिगिनिंग तो अच्छी है और पीटीआई ने अच्छी रिवायत रखी, एक के बाद दो जो उनके वज़रा हैं वो अच्छे तजर्बाकार हैं लेकिन मुस्ताफी होकर चले गए, तो ये इसके बाद आपको क्या लगता है पार्टी सतह पर फिर जो दूसरे नाम लिए जा रहे हैं अलीम खान का और जुल्फी बुखारी का, क्या उनका भी ट्रायल होगा पार्टी की सतह पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ जो नारा दे के आई है और हमने इन करप्ट जमातों को मुल्क से इलेक्शन हराया, उसकी वजह जो सबसे बड़ी वजह थी, हम लोगों को ये बताते थे कि इन लोगों ने इदारे नहीं छोड़े, इन लोगों ने इंसाफ का निज़ाम डिस्टर्ब किया, इन लोगों ने इदारों में अपने रिश्तेदार भर्ती किए, ये जो करते रहे, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, ये करप्शन करते रहे, मुल्क के इदारे सोए रहे, ना कभी किसी ने FIA ने कुछ निकाला। सर अपनी बारी पे प्लीज बोले ना, सारे दोस्तों को अपनी बारी हुकूमत में बैठा दिया। चट्टान साहब अपनी बारी पे बोले। नहीं आप बात गलत कर रहे हैं। ठीक नहीं होगा। इमरान खान का एक दोस्त मुझे बताओ जिसको नवाजा किया है 10 साल में, एक दोस्त मुझे बात करने देना यार, 10 साल में ये जिस इदारे ने इनको किचन चलाया है इनमें एक बंदा मुझे बताओ चट्टान साहब अपनी बारी पे नवाजा नहीं है। जुल्फी बुखारी का क्या? साहब जरा मेहरबानी करें ना। बिल्कुल सदाकत साहब बता रहे हैं कि जुल्फी बुखारी के साथ क्या होने जा रहा है, वही हम सुनना चाह रहे हैं। जी फरमाइएगा सदाकत साहब। मुझे बोलने तो देना जी। मैं कहना चाहता हूं कि ये पिछले 10 साल में आपने जो लूट मार देखी, यहाँ इदारे सारे बर्बाद किए गए, तो हम ये करना चाहते हैं कि वो जुल्फी बुखारी हैं, वो अगर बाबर अवान है या वो कोई और है, जब उनके खिलाफ वाज़े कोई सबूत आ जाएगा वो इस हुकूमत में नहीं रह सकते। हम कभी उनको नहीं बचाएंगे, हम निज़ाम को बचाएंगे, हम अपने इमेज को बचाएंगे, और जो जो आगे जाएंगे आप देखेंगे कि ये इदारे मजबूत से मजबूत तर और लोग कमज़ोर से कमज़ोर तर इदारों के मुकाबले में होते रहेंगे। कोई भी चोरी करेगा, वो चाहे इमरान खान साहब के कोई घर का फ़र्द है, कोई इमरान खान साहब खुद हैं, या कोई हमारा कैबिनेट का मेंबर है, कोई हमारा MNA-MP है, हम पीपल्स पार्टी और नून की तरह उनको नहीं बचाएंगे। ये जो आप जो फरमा रहे हैं नहीं बचाएंगे, यही मैं आपको बताना चाहती करेंगे। जब आपकी स्टैंडिंग कमेटी आपका असेंबली में बिल टेबल नहीं होता है तो किस तरह आप करेंगे? आपसे मैं ऊंचा लॉजिक वाली बात करें ना, कोई लॉजिक की बात करें, बगैर लॉजिक के आप कैसे बात करते हैं? आप जज ना बने। आप मैं जो मेरी मर्जी लॉजिक वाली बात करें, तो मैं कहना चाहता हूं असेंबली से करना है, वहां पे आप मेरी लॉजिक का फैसला आप नहीं कर सकते। जब तक स्टैंडिंग कमेटियां नहीं है आपका कोई बिल टेबल नहीं हो सकता है। जज ना बने, आप इसकी समझने की कोशिश करो। आप तो माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन है। नहीं, मैं कैसे बोलूं जी, दरमियान में बोल रहे हैं, इनको चुप कराएं या अपनी बारी पे बोलें। मेरी बात का जज लोगों को बनने का खुद ना जज करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुल्क के इदारे बनाने आए हैं और हम ये जो करप्ट लोग थे इनका एहतसाब करने आए हैं, और अगर कोई करप्ट हमारी जमात में भी है वो भी उसके साथ रगड़ा जाएगा। बड़ी 2 और 2 4 की बात है। ठीक है, बिल्कुल आपका टेक आ गया कि बचत किसी की भी नहीं होगी, जो भी गिल्टी पाया जाएगा उसका एहतसाब तो होगा। एक ब्रेक के बाद हम कि नवाज शरीफ आखिर किस बात पर खुशी का इजहार करें, इसी पर डिटेल से बात होगी। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और या मकबूल जान साहब, आपसे शुरू करेंगे। हुकूमत को भी 3 माह से जायद का अरसा गुजरा है और अभी से कबल अज वक्त इंतखाबात की बातें होने लगी हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत फ्रजाइल तो है कि ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब को सिंगल मेजॉरिटी पार्टी की हैसियत से, जिसे कहते हैं इख्तियार, वो नहीं हासिल जब तक वो कोलिजन गवर्नमेंट ना बनाएं, तो ये सूरत हाल तो है। और जमहूरियत का तो ये हुस्न होता है कि अगर आप किसी भी वक्त, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अजीब फैशन है कि जो आया है वो उसको 5 साल पूरे करने चाहिए। अब हमारे पड़ोस में भारत में 70 साल से जमहूरियत चली आ रही है, ऐसा हुआ है कि 1.5 साल के बाद इंतखाबात हुए हैं।
बरतानिया है जिसे जमहूरियत की माँ कहा जाता है, वहाँ लोग बड़े आराम से कहते हैं बस मुद्दती इंतखाबात करा लो। हम समझते हैं कि हमारे साथ अब जब मामला ऐसा है कि दोबारा लोगों की राय लेनी चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि जिस वक्त जनूबी पंजाब वाला इशू बनेगा, जो असल मैं जो समझा हूँ उसमें होगा ये कि ज़ाहिर बात है कि एक मुकम्मल तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपको तब्दीली लानी पड़ेगी उस वक्त। और अगर बाकी पार्टियां अग्री कर भी जाती हैं और उसका तो जनूबी पंजाब आ जाता है तो ज़ाहिर बात है दो मुख्तलिफ हिस्से, आबादी की प्रोपोर्शन, तकसीम, फलां तो आपको और कुछ नहीं तो पंजाब तक एक दोबारा एक दोबारा का इलेक्शन आपको कराना पड़ेगा। और अगर पंजाब तक नहीं कराना पड़ता तब भी आपको दोबारा किसी तौर पर किसी और जगह भी कराना पड़ जाए तो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं। पाकिस्तान में इसको हैरत से देखते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो एक ऐसा खेल बन गया हुआ है जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और करोड़ों रुपया वसूल किया जाता है। यही वजह है कि लोग बड़े हैरत हैं। अभी से कर दें, अभी तो हम आके बैठे हुए थे। ओ भाई, अगर आप समझते हैं, बल्कि दुनिया में हुकूमतें खुद कहती हैं कि हम समझते हैं कि हमें दोबारा आवाम के पास चले जाना चाहिए। जैसे ब्रेक्सिट में उन्होंने बाकी जगहों पर इस तरह की सूरत है कि आवाम के पास जाएँ। एक और चीज़ है कि रेफरेंडम जो है इसका हिस्सा है हमारे जमहूरी निज़ाम का। हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम में रेफरेंडम ऐसे समझा जाता है गाली है क्योंकि डिक्टेटरों ने रेफरेंडम करवाया। फिर तीसरी चीज़ एक और है कि दुनिया पूरी में कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी हुई है। 97 ममालिक दुनिया में ऐसे हैं कि जहाँ अब बराह रास्त पार्टी को वोट दिए जाते हैं और पार्टी अपने बेहतरीन लोगों को भेजती है असेंबली के अंदर। हम अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के अंदर उलझे हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ना भी अगर किया जाए तो एक बहस के तौर पर, एक बेहतर तब्दीली के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन हो जाएं, अवाम की राय 1 साल के बाद तब्दील हो जाने चाहिए। कौन सी ऐसी नई बात है? बिल्कुल ठीक है। सदाकत अली साहब, आप फरमाएगा, मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है, नवाज शरीफ का ये कहना है कि हम वक्त तैयार हैं, खुद वो जेल से रिहाई पर हैं, भाई उनके जेल जा चुके हैं, तो खुशी किस बात की है? देखें, जहाँ ये मिड टर्म इलेक्शन की बात हुई और वज़ीर आज़म साहब के एक स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, जब साफ़ियों ने उनसे कहा कि अगर आपने जनूबी पंजाब का सूबा बनाने का तहैया कर लिया है तो आपको ये जो आपका जो नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब है यहाँ तो आपकी अक्सरियत नहीं है और ये एक रियलिटी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो वो वक्त जब आएगा तो हो सकता है हम उससे पहले इलेक्शन करवा दें। तो ये एक बात उन्होंने की थी जस्ट टू काउंटर द क्वेश्चन। उनको उस पैराए में ले लिया और एक नैरेटिव। देखें, ऑपोजिशन के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। 100 दिनों की हुकूमत की कारकर्दगी है और यहाँ पे ये साबित हो गया कि मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क की मईशत को इतना बुरे तरीके से मैनेज किया। इसहाक डार की जो डॉक्ट्रिन थी कि उन्होंने रुपी को एक जगह पे होल्ड करके रखा और उसकी वजह से हमारा मसनूई रुपया ऊपर रहा, उसकी वजह से बहुत बड़ा बहरान आया और आपके अरबों डॉलर जो आपके रिजर्व में थे वो चले गए और उसके बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा खसारा है कि वो इकॉनमी हमारी फ्लक्चुएट, यानी उसमें फ्लक्चुएशन आ गई या एक पेसिमिज्म आ गया। तो इसके बाद अब उनको इस चीज़ से प्ले अराउंड करने का मौका है। अदरवाइज उन सबको आगे जेलें नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के भी जो ये पैसे जो इनके मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं और वो मुश्ताक महर साहब जिनका और फरियाल तालपुर साहबा का एक पता आ गया, उसके भी 8 अरब डॉलर हैं। वो समू साहब का और जरदारी साहब का एक पता जो उनका ड्राइवर है उनके भी अरबों डॉलर है। तो ये इन सबको पता है कि हमारा जो करप्शन का मामला है वो एंड की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरह की बातें करके अपने आप को पॉलिटिक्स में शायद कुछ दिन गुजारना चाहते हैं। अदरवाइज रियल इश्यूज़ पे पीटीआई ने अपना ग्रिप मजबूत कर लिया है, इकॉनमी भी रिकवरी की तरफ है और बाकी इदारे भी ठीक जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा नारा है वो था अकाउंटेबिलिटी का, उसमें हम बिला तफरीक आगे जा रहे हैं। तो आई डोंट सी पर्सनली कि कोई फ्यूचर है इन दोनों पार्टियों का आने वाले दिनों में। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही ख़त्म होगी जरदारी साहब की वजह से। वो भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई थी जो पूरे पाकिस्तान में थी, पंजाबियों के दिल में थी, पठानों के दिलों में थी। वो अब रह के तो सिंध की एक जो है ना रूरल सिंध की पार्टी रह गई है। इस हालात में जैसे वो लग रहा है और जो उनकी गवर्नेंस है लगता है कि यहाँ से भी ये खत्म हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब बेस्ड पार्टी थी, उसके भी हालात बुरे हैं। तो ये अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं। चल देखिए जी, पार्टियों में अप डाउन आ जाते। ऐसा वक्त भी आया है पहले भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कम सीटें जीती हैं और फिर वो इक़्तिदार में भी आ चुकी हैं। और पिछले बार हमने जो मुफाहमत का सियासत किया था, क्योंकि हमारे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि हम भी निकल जाते और चौक पे बैठ जाते,
तो हुकूमत ख़त्म हो जाता और ये जमहूरियत का जो तसलसल है उसको ब्रेक लग जाता। दूसरा रास्ता ये था कि हम नवाज शरीफ का साथ देते, क्योंकि हम तो कह रहे थे कि नवाज शरीफ का साथ नहीं दे रहे, हम सिस्टम का साथ दे रहे हैं, लेकिन बेनिफिशियरी नवाज शरीफ था। तो पंजाब में हमारे साथ ये सब कुछ होना था जो हो गया। हमने इस पे तरजीह दिया कि हमारे पार्टी के मंशूर में लिखा है कि इस्लाम हमारा दीन है, तो जमहूरियत हमारी सियासत है, इक़्तिदार का इसमें जिक्र नहीं है। तो जो इस मुल्क में जमहूरियत हो, चाहे पीटीआई की शक्ल में हो, चाहे नून लीग की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत हो, तो हमने इक़्तिदार का सियासत छोड़ के और जमहूरियत को मजबूत करने का वहाँ पे हमने कोशिश किया और जमहूरियत को हमने मजबूत किया। ये जो मेरे भाई कह रहे हैं, इन लोगों का मसला ये है कि इनसे हर बात का पूछ ले तो ये एक ही जवाब देगा कि चोर है, डाकू है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जमहूरियत को डीरेल करने की बात है? नवाज शरीफ का ये टेक है कि हम वक्त तैयार है, हम कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए। देखिए जी, हर सियासी पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर ये लाए गए हैं या आए गए हैं, बेशक आप लोग एहतसाब करें, क्रॉस द बोर्ड करें, सबसे हमारा दरीना मुतालबा है कि इस मुल्क में एहतसाब हो, क्रॉस द बोर्ड हो। अभी औरिया मकबूल साहब ने 2 बार कह दिया कि जो जेल जाते हैं आके विक्ट्री बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि यहाँ पे इंतकाम में और एहतसाब में मामूली सा फर्क है। सारे लोगों को पता होता है कि ये एहतसाब नहीं है, कोई जज नहीं पकड़ा, कोई जर्नलिस्ट नहीं पकड़ा, कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं पकड़ा, कोई हुकूमत का बंदा नहीं पकड़ा गया, और इस एक बंदे का एहतसाब हो रहा है। और फिर हमने माजी में देखा है कि जो फिर मुशर्रफ के साथ शामिल हो जाते थे वो बाइज्जत बरी हो के आ जाते थे, लेकिन जो लोग डिक्टेटरों के सामने खड़े हो जाते थे, कंप्रोमाइज नहीं करते थे, इन पे केसें चलते थे, तो जब वो आ जाते हैं तो इनका हक बनता है कि वो विक्ट्री का निशान बनाए और इन पे लोग ठीक है। और आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे? अगर इस तरह का एक इदारा बन जाता है, अगर इस तरह का एक इदारा बन जाता है कि कोई किसी पे हाथ डाली तो किसी को शक और ये सब आप फरमाएगा, और ये सब फिर इसका हक नहीं बनता है। जी और या साहब देखें, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खा जज के खिलाफ हो, जर्नलिस्ट के खिलाफ हो, सियासतदान के खिलाफ हो, किसके खिलाफ हो, उसकी इज्जत और तकरीम होनी चाहिए। अगर उसकी इज्जत और तकरीम नहीं है तो ख़त्म है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में 1955 में सबसे पहले 3 ब्यूरोक्रेट्स शहीद नहीं कहूँ, उसको भी तो सुप्रीम कोर्ट ने तख्तदार पे पहुंचाया था, और मकबूल साहब फैसले को भी देके तस्लीम तो हमने कर दिया। सर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हो गई, लेकिन मेरा ये हक बनता है कि मैं कहूं कि ये जुडिशियल हुआ है और ये शहीद है। और या साहब की बात सुन लें सर, उस मसले में मैं बहुत मेरा इख्तलाफ है आपकी रवैये से, आपके तसव्वुर से। आप उसको शहीद कह सकते हैं, बिल्कुल कहें, आपको पूरा हक हासिल है, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि उस शख्स को सजा हुई थी कि जिसने हुक्म दिया था। उन 4 पुलिस वालों को नहीं हुई थी। मोहम्मद अहमद खान के बाप की दुश्मनी नहीं थी उन पुलिस वालों के साथ कि उनको जाके कत्ल कर देते। उनको किसी ने पैसे नहीं दिए थे कि जाके कत्ल कर दो। उसमें फैसले में लिखा हुआ है कि एक कबायली लीडर की तरह एक वजीर आज़म ने बिहेव किया कि शख्स मेरे खिलाफ बोलता है, इसको जाके कत्ल कर दो। ये आपने बना दिया, आप बनाए शहीद, लेकिन मैं उस फैसले को गलत फैसला नहीं समझता हूं किसी तौर पर। ठीक है, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त की किल्लत है तो हमें एंड करना पड़ेगा। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।